हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेड टॉक्स पे। मैं अपर्णा और आज हम लोग करने जा रहे हैं बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा की प्रैक्टिस सेट को। आज के इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग कुछ 80 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जिसमें आपको सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण से संबंधित प्रश्न देखने और सीखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की अपनी इस क्लास को। और आज की हमारी इस क्लास में पहला प्रश्न है कि रोजगार के विभिन्न स्तरों पर वस्तुओं तथा सेवाओं के लिए कुल मांग को कहते हैं। बाजार मांग, रोजगार मांग, प्रभावी मांग या राष्ट्रीय मांग। तो रोजगार के विभिन्न स्तरों पर वस्तुओं और सेवाओं के लिए कुल मांग को कहते हैं प्रभावी मांग। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रभावी मांग। अब अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 2 कि निम्नलिखित भूमि सुधार उपायों में से किसको अब तक भारत में पूरी तरह कार्यान्वित कहा जा सकता है। ऑप्शन है भूमि सीमाएं, चकबंदी, काश्तकारी सुविधा या मध्यस्थों का उन्मूलन। तो उसमें आपका सही होगा ऑप्शन नंबर डी, मध्यस्थों का उन्मूलन। प्रश्न नंबर 3 है कि किसी विशिष्ट वस्तु की संबंधित वस्तुओं की कीमत और मात्रा के बीच संबंध को कहते हैं। प्रति मांग यानी क्रॉस मांग, कीमत मांग, आय मांग या बाजार मांग। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन नंबर ए कि किसी विशिष्ट वस्तु की संबंधित वस्तुओं की कीमत और मात्रा के बीच संबंध को हम क्या कहते हैं, प्रति मांग कहते हैं, यानी क्रॉस मांग कहते हैं। प्रश्न नंबर 4 है कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने लिखा था। लेनिन, चे गेवारा, मार्क्स और एंगल्स और माओ ने। तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो मार्क्स और एंगल्स ने लिखा था। इसमें आपका सही है ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 5 दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसने अन्य पिछड़े वर्गों यानी ओबीसी के लिए आरक्षण की सलाह दी थी। कोठारी आयोग, सचर कमेटी, मंडल आयोग या इसमें से कोई नहीं। आपका सही ऑप्शन है इसमें ऑप्शन नंबर सी, मंडल आयोग। मंडल आयोग ने जो पिछड़ा वर्ग है जिसमें ओबीसी आते हैं उनके आरक्षण यानी रिजर्वेशन की सलाह दी थी। प्रश्न नंबर 6 है कि आवर्धक लेंस वास्तव में क्या होता है। समतल अवतल लेंस, उत्तल लेंस या बेलनाकार लेंस। तो आवर्धक लेंस वास्तव में उत्तल लेंस होता है। इसमें आपका सही है ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 7 दिया हुआ है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य का कार्यकाल होता है 2 वर्ष, 3 वर्ष, 6 माह या फिर 1 वर्ष। तो इसमें आपका सही है ऑप्शन नंबर ए कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य का कार्यकाल 2 साल होता है। देखिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 सदस्य कौन से होते हैं, स्थायी, और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। और आप ये भी जानते रहिए कि 5 स्थायी सदस्य हैं उसके अमेरिका, पहला है अमेरिका, दूसरा है रूस, तीसरा है ब्रिटेन, चौथा है फ्रांस है, और पांचवा कौन सा है, पांचवा है चीन। ठीक है। और जो अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन महासभा अपने 2/3 बहुमतों से 2 वर्षों के लिए करती है। तो अस्थायी सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, 2 वर्ष का होता है। कुल कितने सदस्य हैं, 15 हैं, जिसमें 5 स्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य हैं। प्रश्न नंबर 8 है, एक अवांछनीय पिच्चक परिक्षेपण पैटर्न है घूमन, लॉफ्टिंग, पाशन या शंकुवन। इसमें आपका सही होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉफ्टिंग। एक अवांछनीय पिच्चक परिक्षेपण पैटर्न क्या है, लॉफ्टिंग होता है। प्रश्न नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑर्गेनोफॉस्फोरस कीटनाशी है। तो इसमें आपका सही है ऑप्शन नंबर बी, मैल या यान। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 10 है कि निम्नलिखित में से कौन सुप्रसिद्ध तबला वादक है। जाकिर हुसैन, विक्कू विनायक राम, पंडित वीजी जोग या पालघाट मणि अय्यर। इसमें आपका सही है ऑप्शन नंबर ए कि सुप्रसिद्ध तबला वादक कौन है, जाकिर हुसैन है। प्रश्न नंबर 11 दिया है कि सार्क का स्थायी मुख्यालय कहाँ है।
थिम्फू, ढाका, नई दिल्ली या काठमांडू? तो सार्क का स्थायी मुख्यालय काठमांडू में है। इसमें आपका सही है ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 12 दिया है कि उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? रॉबर्ट पियरी, अमुंडसेन, तास्मान या जॉन केबोट ने? तो इसमें आपका सही है ऑप्शन नंबर ए कि उत्तरी ध्रुव की खोज रॉबर्ट पियरी ने की थी। प्रश्न नंबर 13 है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज यानी ओपीईसी का मुख्यालय कहाँ है? तेहरान में, वियना में, बगदाद में या अबू धाबी में? इसमें आपका सही होगा ऑप्शन नंबर बी, वियना। तो ओ पी ई सी यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का मुख्यालय कहाँ है? वियना में है। ओके। प्रश्न नंबर 14 है कि भारत में राज्यों की सीमाएं बदलने का अधिकार किसके पास है? संसद, राज्य सरकार, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री? तो इसमें आपका सही है ऑप्शन नंबर ए कि भारत में राज्यों की सीमाएं बदलने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। प्रश्न नंबर 15 है कि भारतीय संविधान की अनुसूची 7 में है राज्य और संघ राज्य क्षेत्र, 3 सूचियों में अधिकारों का विभाजन, राष्ट्रपति का चुनाव, न्यायिक पुनरीक्षण से बाहर के नियम। तो देखिए भारतीय संविधान की अनुसूची 7 में संघ और राज्य क्षेत्र हैं। तो इसमें आपका सही है ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 16 दिया हुआ है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वित्तीय आपात का उल्लेख करता है? 340, 330, 360 या 350? तो इसमें आपका सही ऑप्शन नंबर सी, 360। तो भारतीय संविधान का जो 360वां अनुच्छेद है वो वित्तीय आपात का उल्लेख करता है। प्रश्न नंबर 17 दिया है कि भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए अधिवर्षता की अधिकतम आयु क्या है? 60 वर्ष, 70 वर्ष, 62 वर्ष या 65 वर्ष? इसमें आपका सही है ऑप्शन नंबर डी, 65 वर्ष। तो भारत के उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनके लिए जो अधिवर्षता की अधिकतम आयु कितनी रखी गई है? 65 वर्ष रखी गई है। प्रश्न नंबर 18 है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर वैदिक युग का एक पहलू नहीं था? बहुविवाह प्रथा, साधारण गैर अनुष्ठानिक उपासना, राजनीतिक जीवन में राजाधिकार का महत्व या फिर आयरन यानी लोहे की खोज? तो 18 में आपका ऑप्शन नंबर बी सही है कि साधारण गैर अनुष्ठानिक उपासना। उत्तर वैदिक युग का कौन सा एक पहलू नहीं है? साधारण या गैर अनुष्ठानिक उपासना। प्रश्न नंबर 19 है चौथी बौद्ध परिषद की अध्यक्षता किसने की? अश्वघोष, वसुमित्र, अशोक या कनिष्क? तो चौथी बौद्ध परिषद की अध्यक्षता कनिष्क ने की थी। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन नंबर डी कि चौथी बौद्ध परिषद की अध्यक्षता किसने की? कनिष्क ने की। प्रश्न नंबर 20 है कि सभी आर्थिक वस्तुएं अर्थशास्त्र में मानी जाती हैं? पूंजी, सामग्री, धन या द्रव्य? प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि अर्थशास्त्र में सभी आर्थिक वस्तुएं क्या मानी जाती हैं? तो अर्थशास्त्र में सभी आर्थिक वस्तुएं पूंजी मानी जाती हैं। इसमें आपका सही है ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 21 है कि डैश दूरस्थ लॉगिन में मदद करता है? मिलनेट, अपार्टनेट या टेलनेट या पूजनेट? तो प्रश्न नंबर 21 में आपका सही है ऑप्शन नंबर सी, टेलनेट। ये किस में यूज होता है? दूरस्थ लॉगिन में मदद करता है। प्रश्न नंबर 22 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विलुप्त प्राणी है? यात्री कपोत, पर्वतीय बटेर, गुलाबी शीर्ष बत्तख या आइबिस? तो इसमें आपका सही है ऑप्शन नंबर बी, पर्वतीय बटेर। यह एक विलुप्त प्राणी हो गया है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 23 है कि रेल की पटरियां अपने वक्रों पर किस कारण से बैंक की गई होती हैं? तो इसमें आपका सही है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है कि रेलगाड़ी के नार के क्षैतिज घटक से आवश्यक अनिकेंद्री बल प्राप्त किया जा सकता है। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला है हमारा प्रश्न नंबर 24
कि ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर है, आवृत्ति, तीव्रता, वेग या फिर आयाम। तो 24 में हमारा सही होगा ऑप्शन नंबर ए कि ध्वनि का तारत्व जो है वो उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। 25 दिया हुआ है कि सही युग्म का मिलान करना है। तो देखिए मोहिनी अट्टम का मिलान हम किससे करेंगे, मोहिनी अट्टम मिलेगा केरल से, फिर भरतनाट्यम मिलेगा तमिलनाडु से, इसके आगे बी लिख देते हैं। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का एक लोक नृत्य है, और कथकली कहाँ है, तो यहाँ पे कथकली के लिए मणिपुर बच रहा है जो कि गलत है। कथकली भी कहाँ का है, कथकली भी केरल का है, ठीक है। तो आप इसके आगे कथकली को केरल से मिला दीजिए, तो ये आप ठीक कर लीजिएगा। तो मोहिनी अट्टम होगा किससे, मोहिनी अट्टम का मिलान हम करेंगे केरल से, भरतनाट्यम का तमिलनाडु से, कुचिपुड़ी का आंध्र प्रदेश से और कथकली का केरल से। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 26 है कि 2011 की जनगणना के अंतिम परिणाम के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में बाल लिंग अनुपात सबसे कम है। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में जो है वो बाल लिंग अनुपात सबसे कम है। इसमें आपका सही ऑप्शन नंबर ए हरियाणा। प्रश्न नंबर 27 दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक या जनजातीय नृत्य कर्नाटक से संबंधित है। देखिए इसमें कर्नाटक से संबंधित है यक्षगान, इसमें आपका सही होगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 28 दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुतः गार्डन नहीं है, हैंगिंग गार्डन मुंबई का, ईडन गार्डन कोलकाता का, सी वृंदावन गार्डन मैसूर का, या डी खुसरो गार्डन। तो इसमें आपका सही है ऑप्शन नंबर बी ईडन गार्डन, जो कहाँ है कोलकाता में। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे खेल खेले जाते हैं, यहाँ पे क्रिकेट अक्सर आपने देखा होगा कोलकाता में मैच होता है तो कहाँ खेला जाता है, ईडन गार्डन्स में खेला जाता है। इसमें आपका सही होगा ऑप्शन नंबर बी ईडन गार्डन्स। प्रश्न नंबर 29 है कि द ऑसिटी ऑफ होप नामक पुस्तक के लेखक कौन है, नयनतारा सहगल, अरविंद अडिगा, विक्रम सेठ या बराक ओबामा। इसमें आपका सही है ऑप्शन नंबर डी कि द ऑसिटी ऑफ होप नामक पुस्तक के लेखक कौन है, बराक ओबामा है। अगला है प्रश्न नंबर 30, इसरो किसका संक्षिप्त रूप है। तो देखिए इसरो का जो पूरा मतलब है वो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो का पूरा नाम क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ओके। प्रश्न नंबर 31 है कि उच्च गति का एक ऐसा नेटवर्क है जो किसी शहर या नगर में स्थानीय नेटवर्कों को जोड़ता है, लेन, मैन, वैन या ट्रेन। तो देखिए 31 में आपका जो है ऑप्शन ए सही है, उसे हम कहते हैं लैन, ठीक है। लैन क्या होता है, ये उच्च गति का एक ऐसा नेटवर्क होता है जो किसी शहर या नगर में स्थानीय नेटवर्कों को जोड़ता है। ओके। अगला है प्रश्न नंबर 32 कि पीडीए का पूर्ण रूप क्या है। तो देखिए पीडीए का पूर्ण रूप होता है, यानी पीडीए का फुल फॉर्म है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 33 दिया हुआ है कि क्लोरोफॉर्म के संबंध में निम्नलिखित कौन से कथन सही हैं। यह एक द्रव ईंधन है, संवेदन हारक है यानी निश्चेतक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, फॉस्जीन उत्पन्न करता है या फिर अग्निशामक है। और देखिए इसमें आपको कई सारे ऑप्शन दिए हैं कि पहला दूसरा सही होगा, पहला तीसरा, दूसरा तीसरा या फिर चौथा या फिर पहला। देखिए क्लोरोफॉर्म के बारे में जो इसमें लिखा हुआ है कि द्रव ईंधन है कि निश्चेतक के रूप में यूज करते हैं, फॉस्जीन उत्पन्न करता है या फिर ये अग्निशामक है। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन नंबर ए। और ऑप्शन नंबर ए क्या बता रहा है कि ये क्या है, एक द्रव ईंधन है और दूसरा क्या है, निश्चेतक के रूप में प्रयुक्त होता है। तो पहला सही है और इसमें दूसरा सही है, ठीक है। तो देखिए जो क्लोरोफॉर्म होता है या फिर इसको हम क्या कहेंगे, ट्राइक्लोरोमेथिन, यह क्या है, कार्बनिक यौगिक होता है। और ये कैसा होता है कि रंगहीन होता है, सुगंधित तरल पदार्थ होता है। और इसे किस में यूज किया जाता है, जो है इसे चिकित्सा क्षेत्र में जब भी किसी पेशेंट का जब ऑपरेशन होना होता है तो उससे पहले इसे निश्चेतक के रूप में प्रयोग करते हैं। ओके, समझ गए। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 34 पे कि निम्न में से किस पद्धति से ऑक्सीजन नहीं तैयार की जाती, जल का विद्युत अपघटन,
द्रव वायु का प्रभाजी आसवन, पोटेशियम परमैंगनेट का वियोजन या फिर मैग्नीज डाइऑक्साइड का वियोजन। 34 में आपका सही होगा ऑप्शन नंबर डी कि मैग्नीज डाइऑक्साइड का वियोजन। तो किस पद्धति से ऑक्सीजन नहीं तैयार किया जाएगा? वो है मैग्नीज डाइऑक्साइड के वियोजन से। प्रश्न नंबर 35 है कि निम्नलिखित में से क्या मिश्र धातुओं की विशेषता नहीं है? वे हैं, तो मिश्र धातु के बारे में पूछा जा रहा है कि वो क्या नहीं है। ठीक है, यौगिक नहीं होते, मिश्रण नहीं होते, विलयन नहीं होते या फिर समघात निकाय नहीं होते। 35 में आपका सही ऑप्शन है ए, यौगिक। तो पूछा जा रहा है कि मिश्र धातुओं की क्या विशेषता नहीं है, तो मिश्र धातु की ये विशेषता नहीं कि वो क्या नहीं है, यौगिक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 36 में है कि जल में क्या मिलाने से उसकी स्थायी कठोरता समाप्त की जा सकती है? फिटकरी, सोडियम कार्बोनेट, चूना या पोटेशियम परमैंगनेट। इसमें आपका सही होगा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम कार्बोनेट। तो जल में क्या मिलाने से उसकी स्थायी कठोरता समाप्त की जाती है? सोडियम कार्बोनेट डालने से। अगर हम जल में जो है सोडियम कार्बोनेट डालकर उसको उबाल देंगे तो क्या हो जाएगा, उसकी अस्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार की कठोरता दूर हो जाएगी। और अगर ये भी प्रश्न आपसे अक्सर पूछ लिया जाता है कि जल की कठोरता को दूर करने की मुख्य विधि कौन सी है, तो वो होती है परम्यूटेट विधि होती है जल की कठोरता को दूर करने की। प्रश्न नंबर 37 है कि विश्वव्यापी तापन का संभावित परिणाम क्या हो सकता है? समुद्र के स्तर में वृद्धि, फसल के स्वरूप में परिवर्तन, तटरेखा में परिवर्तन या उपरोक्त सही सभी। तो देखिए इसमें आपका सही होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। यानी विश्वव्यापी जो ताप का संभावित परिणाम क्या होगा कि जो समुद्र हैं उनके स्तर में वृद्धि हो जाएगी, फसल के स्वरूप में परिवर्तन हो जाएगा और तटरेखा में परिवर्तन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 38 है कि मनुष्य किसके द्वारा जीव में पारिस्थितिक तुलना बनाए रखा है? 38 में आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी कि जीवों की संख्या के सूक्ष्म संतुलन को समझना। प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा था कि मनुष्य किसके द्वारा जीव में पारिस्थितिक तुलना बनाए रखा है? तो इसमें आपका सही ऑप्शन नंबर डी कि जीवों की संख्या के सूक्ष्म संतुलन को समझना। प्रश्न नंबर 39 है कि धूम कोहरा किसके संयोजन से बनता है? तो देखिए धूम कोहरा पुर्जी और कोहरा के संयोजन से बनता है, तो इसमें आपका सही ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 40 दिया हुआ है कि निम्न में से क्या किसी बड़े शहर की वायु को प्रदूषित करता है? तो जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से सीसा सही होगा। सीसा जो है वो क्या करता है, किसी बड़े शहर की वायु को प्रदूषित कर देता है। प्रश्न नंबर 41 है कि कौन सा राज्य बावड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? तो इसमें आपका सही है ऑप्शन नंबर बी कि गुजरात प्रसिद्ध है बावड़ियों के लिए। प्रश्न नंबर 42 है कि पहला भारतीय उत्तरी ध्रुव यानी आर्कटिक अभियान किस वर्ष में आरंभ किया गया था? इसमें आपका सही होगा ऑप्शन नंबर डी, 2007 में। तो पहला भारतीय यानी उत्तरी ध्रुव जो अभियान है वो कब शुरू किया गया था? 2007 में शुरू किया गया था। प्रश्न नंबर 43 है कि इंदिरा गांधी नहर के लिए जलाशय किस नदी पर बनाया गया? तो इंदिरा गांधी नहर के लिए जलाशय सतलज नदी पर बनाया गया था। आपका सही ऑप्शन नंबर ए। नंबर 44 है कि बिहू त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? इसमें आपका सही होगा ऑप्शन नंबर सी कि बिहू कहाँ मनाया जाता है? असम में मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 45 है कि भारत रत्न का डिजाइन किस वृक्ष के पत्ते की तरह बनाया गया? बरगद का वृक्ष, पीपल का वृक्ष, नारियल का वृक्ष या चंदन का वृक्ष। इसमें आपका सही ऑप्शन नंबर बी कि भारत रत्न का डिजाइन किस तरह बनाया गया? पीपल के वृक्ष की तरह बनाया गया। प्रश्न नंबर 46 है कि निम्नलिखित में से अंडा देने वाले स्तनपायी कौन सा है? चमगादड़, पर्णिल चींटीखोर, व्हेल या कटीला चींटीखोर। तो 46 में आपका सही है ऑप्शन नंबर डी, कटीला चींटीखोर। ये क्या है? अंडा देने वाला स्तनपायी होता है। क्या करता है? अंडा देता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 47 है कि ट्रांसफार्मर किससे काम करता है? केवल प्रत्यावर्ती धारा से, केवल डिस्ट धारा से, एसी और डीसी दोनों से या फिर किसी भी सिग्नल से। इसमें आपका सही होगा ऑप्शन नंबर ए कि ट्रांसफार्मर केवल प्रत्यावर्ती धारा से काम करता है। प्रश्न नंबर 48 है पृथ्वी पर किसी पिंड का अधिकतम भार कहाँ होगा? ध्रुव,
पर धरातल के नीचे भूमध्य रेखा या फिर धरातल पे। 48 में सही है आपका ऑप्शन नंबर ए कि पृथ्वी पर किसी पिंड का अधिकतम भार ध्रुवों पर पाया जाता है। ठीक है, अब है हमारा प्रश्न नंबर 49 की प्रत्यक्ष संपर्क किए बिना दूर से किसी के बारे में सूचना एकत्र करने की तकनीक को क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं सुदूर संवेदन यानी सेंसिंग कहते हैं। सेंसिंग क्या है कि प्रत्यक्ष संपर्क किए बिना दूर से किसी के बारे में सूचना एकत्र करने की तकनीक क्या है? सुदूर संवेदन है। प्रश्न नंबर 50 है कि ईएनटी डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किए जाने वाला हेड मिरर किस प्रकार का होता है? पूछा जा रहा है ईएनटी डॉक्टर जो होते हैं यानी जो ईयर के, नोज के और थ्रोट के होते हैं, उनके द्वारा जो प्रयोग किया जाने वाला हेड मिरर होता है वो किस प्रकार का होता है? तो वो अवतल लेंस होता है। उनका जो हेड मिरर है उसमें क्या होता है, वो कैसा होता है? अवतल होता है। प्रश्न नंबर 51 है कि नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन निम्न में से क्या है? पानी, चीनी, शहद या दूध? तो देखिए नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन क्या हो सकता है? आप सभी को पता है कि छोटे बच्चों को क्या पिलाया जाता है? माँ का दूध पिलाया जाता है। तो इसमें सही ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 52 है कि अनुलेखन का अर्थ किसका संश्लेषण है? लिपिड, प्रोटीन, डीएनए या आरएनए? तो इसमें आपका सही ऑप्शन नंबर डी आरएनए। अनुलेखन का अर्थ किसका संश्लेषण है? आरएनए का संश्लेषण है। प्रश्न नंबर 53 है कि हाइड्रोलिक एसिड किसकी कोशिकाओं से स्रावित होता है? मुखकोटर, पेट, इलियम या कोलोन? 53 में आपका सही ऑप्शन नंबर बी पेट। तो हाइड्रोलिक एसिड किसकी कोशिकाओं से स्रावित होता है? पेट की कोशिकाओं से। प्रश्न नंबर 54 है कि पायसीकरण क्या है? तो देखिए पायसीकरण का मतलब होता है कि वसा को छोटी छोटी गोलिकाओं में भंजित करना। इसमें आपका सही ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 55 है कि वर्गीकरण विज्ञान किससे संबंधित विज्ञान है? तो देखिए जो वर्गीकरण विज्ञान है वो वर्गीकरण से संबंधित विज्ञान है। इसमें आपका सही ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 56 है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की पदवी किसने दी थी? महात्मा गांधी, विनोबा भावे, बारदोली की महिलाएं या गुजरात के किसान ने? तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन नंबर सी बारदोली की महिलाएं। प्रश्न नंबर 57 है कि मार्क्स के अनुसार मूल्य का स्रोत क्या है? पूंजी, भूमि, श्रम या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें आपका सही ऑप्शन नंबर सी कि मार्क्स के अनुसार मूल्य का स्रोत क्या है? श्रम है। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 58 है कि भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की गई थी? इसमें आपका सही है ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 352 के अंतर्गत की गई थी। प्रश्न नंबर 59 है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ किस वर्ष किया गया? तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ सन 1952 में किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 60 है सन 1923 में नागपुर में कौन सा सत्याग्रह हुआ? तो देखिए सन 1923 में नागपुर में ध्वजा सत्याग्रह हुआ था। इसमें आपका सही ऑप्शन नंबर डी। सेट है कि निम्न में से कौन सा संप्रदाय बौद्ध धर्म का नहीं है? तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन नंबर सी दिगंबर। दिगंबर किससे संबंधित है? तो दिगंबर संबंधित है जैन मत से। जो हमारा जैन धर्म था वो श्वेतांबर दिगंबर नामक दो संप्रदायों में बटा था। तो इसमें आपका दिगंबर जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है। प्रश्न नंबर 62 है कि जिस समय दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी उस समय वायसराय कौन था? तो उस समय वायसराय थे हमारे लॉर्ड हॉर्डिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 63 है सन 1936 में भारतीय नागरिक स्वतंत्रता संघर्ष की स्थापना किसने की? इसमें आपका सही होगा ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू ने। तो सन 1936 में भारतीय नागरिक स्वतंत्रता संघ की स्थापना किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। प्रश्न नंबर 64 है कि निम्न में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना सबसे पहले की गई थी? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बॉम्बे यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय या फिर इलाहाबाद विश्वविद्यालय? तो इसमें आपका सही ऑप्शन नंबर बी सबसे पहले किसकी स्थापना की गई? बॉम्बे यूनिवर्सिटी सबसे पहले बनाई गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिएगा, आ सकता है।
क्वेश्चन नंबर 65 है कि योसेमाइट क्या है, नदी, चोटी, झरना या बांध। तो देखिए योसेमाइट क्या है, ये एक झरना है। इसमें आपका सही ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 66 है कि प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष छोड़ा गया था, 1972, 1975, 1977 या फिर 1979। 66 में आपका सही ऑप्शन नंबर बी 1975। आर्यभट्ट किस वर्ष छोड़ा गया, 1975 में छोड़ा गया था। प्रश्न नंबर 67 है कि तट आधारित इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है, तूतीकोरिन, सलेम, विशाखापट्टनम या फिर मंगलूर में। इसमें आपका सही है विशाखापट्टनम। तो तट आधारित इस्पात संयंत्र कहाँ है, विशाखापट्टनम में है। क्वेश्चन नंबर 68 है कि निम्न में से कौन से दो शहर उत्तर दक्षिण कॉरिडोर से जुड़े हुए हैं। इसमें आपका सही ऑप्शन नंबर ए श्रीनगर और कन्याकुमारी। प्रश्न नंबर 69 है कि भूमिगत जल के प्रवाह के साथ नीचे की ओर बहने वाले प्रदूषकों को क्या कहते हैं। तो देखिए भूमिगत जल के साथ नीचे की ओर बहने वाले प्रदूषकों को निक्षालक कहते हैं। इसमें आपका सही ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 70 है कि फेफड़े कहाँ स्थित होते हैं। तो देखिए फेफड़े फुफ्फुस वर्णीय गुहिका में स्थित होते हैं। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 71 है कि इसमें मिलान करना है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना सही नहीं है। तो देखिए पहले दी हुई है 1951 से 56, ये सही है। दूसरी है 56 से 61, ये भी सही है। तीसरी 61 से 66, ये भी सही है। पर चौथी दी है 66 से 71, तो ये गलत है। इससे पहले जो मैंने आपको प्रैक्टिस सेट करवाया था उसको मैंने बताया था कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद एक एक साल की 3 जो है वार्षिक योजनाएं चलाई गई थी। उसके बाद चतुर्थ कब से शुरू हुई, चतुर्थ चालू हुई 1969 से कब तक चली, 1974 के बीच में। तो ये आपका गलत है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 72 है कि मनुष्य की शोर की सामान्य और अधिकतम सहिष्णुता सीमा कितनी होती है। तो इसमें आपका सही है ऑप्शन नंबर डी 70 से 85 डेसिबल। ओके। प्रश्न नंबर 73 दिया हुआ है कि आर्थिक सिद्धांत क्या है, अभिग्रहित, प्रस्थापना, प्राक्कल्पना या फिर परीक्षित प्राक्कल्पना। तो 73 में आपका सही है ऑप्शन नंबर बी प्रस्थापना। आर्थिक सिद्धांत क्या है, प्रस्थापना है। प्रश्न नंबर 74 दिया है कि निम्न में से कौन सी पुस्तक किश्वर देसाई ने लिखी है। तो जो पुस्तकें दी हुई हैं उसमें से जो विटनेस द नाइट है वो किसने लिखी है, किश्वर देसाई ने लिखी है। प्रश्न नंबर 75 है हमारा कि भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए। देखिए भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान 1949 में लागू हो गए थे। इसमें आपका सही होगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 76 है कि विश्व में सबसे बड़ी मूंगा चट्टान किस तट के निकट पाई जाती है। तो इसमें आपका सही है ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 77 है कि बीटी बीज का संबंध है। तो देखिए बीटी बीज का संबंध है कपास से। तो इसमें आपका सही ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 78 है कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा, पेरिस, वियना या वॉशिंगटन में। इसमें आपका सही ऑप्शन नंबर सी वियना। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पाया जाता है, वियना में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 79 है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला हिंदी लेखक कौन था। तो जो आपको दिया है इसमें ऑप्शन में आपका ऑप्शन नंबर सी सही है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला हिंदी लेखक कौन था, सुमित्रा नंदन पंत। आज का हमारा आखिरी प्रश्न है कि अ क्रिकेटिंग लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसमें सही होगा आपका ऑप्शन नंबर बी कि द क्रिकेटिंग लाइफ के लेखक हैं क्रिस्टोफर मार्टिन जेनकिंग्स। तो देखिए आज की हमारी क्लास एक एक खत्म होती है। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। तो अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी है तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं अपनी अगली इंपॉर्टेंट क्लास में। तो आपको आपकी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए बेस्ट विशेस। नमस्कार।